बात सुनो ध्यान से, सुनो जो पढ़ाती जा रही हूँ ना साथ साथ सुनते जाना। दिख रहा है ना तुमको स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं दिख रही? अब दिख रही है स्क्रीन? पढ़ा जा रहा है? ये लगाइए डब्बा स्क्रीन। चलो अब जो पढ़ाती जा रही हूँ ध्यान से सुनते जाना। आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो बंद कर दे। देखो आज का जो टॉपिक है वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, सुनो। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सही है। अपना ध्यान से सुनना, सारे नोट्स तुम्हारे इसमें बन जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बता रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज, क्या होगा? अब देख रहे हैं? ठीक है, समझ आए? ये ऐसे करो, ऐसे बढ़िया दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है? अब देखो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या है। देखो थर्मल मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट, समझ आया? तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब क्या एग्जैक्टली क्या है? देखो कि भाई कोई भी सब्सटेंस अगर है ना, और वो सब्सटेंस जैसे मान लो ये डब्बा है, तो ये डब्बा किसी ना किसी मटेरियल का तो बना होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये डब्बा किसी ना किसी मटेरियल का तो बना होगा भाई। हो सकता है ये कॉटन का डब्बा हो, या मान लो ये डब्बा लकड़ी का डब्बा हो, वुड का डब्बा हो। ऐसा भी तो सकता है कि डब्बा प्लास्टिक का डब्बा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मैंने मान लो इसको इस एंड पे हीट देनी शुरू करी, बोलो तो क्या वो हीट होते 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 यहाँ तक नहीं पहुंचेगा? बताओ। तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा डब्बा एक साथ गर्म हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा एंड गर्म होगा? ये ए बी एंड है और ये सी डी एंड है। तो विच एंड डू यू थिंक वुड बी हीटेड अप फास्टर? ए बी, क्योंकि हम एंड ए बी को ही हीट दे रहे हैं। तो अगर हम ए बी एंड को हीट दे रहे हैं ना, ए बी एंड को, तो सबसे पहले ये वाले जो पड़ोस में एटम्स है ना ए बी के वाले, ये वाले एटम्स गर्म होंगे सबसे पहले। समझ आई बात? उसके बाद क्या होगा? फिर ये वाले एटम्स पे हीट पहुंचेगी, जो सेकंड लेयर है ना। फिर ब्लू लेयर पे हीट पहुंचेगी, पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? फिर ग्रीन लेयर पे हीट पहुंचेगी। बोलो सही बात है? ऐसे करते करते सारी हीट सी से डी पहुंचेगी। तो मैं कह रही हूँ कि अगर ए बी एंड को तुम हीट कर रहे हो और ए बी एंड से सी डी एंड पे हीट को पहुंचना है, तो ये दूरी कितनी है? x दूरी है। और ए बी एंड का टेम्परेचर T1 है और सी डी एंड का टेम्परेचर T2 है। सही बात है? और अगर मैं ए बी एंड को गर्म कर रही हूँ तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर होती है कि नहीं होती है? बताओ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी हीट, पहली बात तो लिखते जाओ, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम, लिखो, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सही बात है? हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूँ? एक तो ये लिख लो। तो सबसे पहले एक चीज आपको, छोटी छोटी बातें मैं डिस्कस कर रही हूँ, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाती है। सही है? दूसरा क्या? दूसरा ये कि मैम इसे बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, लिखो, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट? चेंज इन टेम्परेचर ओवर लेंथ को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। चेंज इन टेम्परेचर ओवर लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। ठीक है, अब देखो आपकी छुट्टियां 7 तारीख तक है ना, तो मान लो 20 सेंटीमीटर, दो दीवारें 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर पे कितना घटाव आएगा टेम्परेचर का? फिर 1 सेंटीमीटर पे फिर कितना घटाव है? फिर इधर से कितना? क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि मैम इस एंड से इस एंड तक पहुंचने में 20 सेंटीमीटर के गैप में 80 डिग्री सेल्सियस का घटाव देखने को मिल रहा है। तो पर सेंटीमीटर कितना घटाव देखने को मिलेगा? तो हम बोलेंगे कि मैम 20 सेंटीमीटर के गैप पे आपको 80 डिग्री सेल्सियस का गैप देखने को मिलता है। तो 1 सेंटीमीटर के गैप पे आपको 80/20 यानी कि 4 डिग्रीज पर सेंटीमीटर का गैप देखने को मिलता है। इसे ही बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सो व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट? चेंज इन टेम्परेचर ओवर लेंथ। तो मैंने चेंज इन टेम्परेचर कैसे किया? हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर
ओवर लेंथ। नहीं आई बात समझ? सो T1 माइनस T2 ओवर L, इसको बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो कोई भी चीज अगर डिस्टेंस के साथ चेंज करती है, समझ आई? कोई भी चीज अगर डिस्टेंस के साथ चेंज करती है, इसे क्या बोला जाता है? ग्रेडियंट। समझ आई बात में क्या बोल रही हूँ? सोच लो, फंडा समझ आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक चीज आती है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है थर्मल कंडक्टिविटी का। लिखो थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बताओ, ठीक है? अब थर्मल कंडक्टिविटी से क्या समझे बताओ? थर्मल कंडक्टिविटी से हम ये समझे कि मैम अगर मान लो मेरे पास ये एक क्यूब है, तो ये क्यूब का हॉट फेस है, ये वाला जो फेस बनाया मैंने ये गर्म फेस बना दिया, और ये वाला जो फेस बनाया मैंने क्यूब का, ये कैसा फेस बना दिया? कोल्ड फेस बना दिया, हाँ है ना? ये वाला फेस कैसा बना दिया? कोल्ड फेस। तो इसका टेम्परेचर T2 था और इस दीवार को मैंने गर्म करके छोड़ दिया। T1 दीवार को मैंने गर्म करके T1 टेम्परेचर पे गर्म करके छोड़ दिया। तो कितनी दूरी पे है दीवार ये? x। तो क्या मैं बोल दूं कि T1 से हीट निकलेगी क्यों, और वो हीट कहाँ जा रही है? T2 पे जा रही है। तो बीच में हवा है, पानी है, मरकरी है, वो मीडियम बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ना कि कितनी जल्दी हीट जाएगी। सोचो यहाँ वैक्यूम होता, तो वैक्यूम होता तो हीट यहाँ से यहाँ जाती ही नहीं, समझ आई? या वैक्यूम होता तो हीट बहुत जल्दी चली जाती, पर हवा है क्योंकि बीच में, तो हीट यहाँ से यहाँ जाने में, वैक्यूम होता तो हीट को होगी रोकने नहीं वाला क्योंकि वहाँ कोई पे नहीं। ऑक्सीजन ही नहीं होता। नहीं ऑक्सीजन की नहीं है, प्लास्टिक भी हीट कंडक्ट करती है, लोहा भी हीट कंडक्ट करता है, हवा भी हीट कंडक्ट करती है, लेकिन हवा होने से क्या होता है कि यहाँ से यहाँ हीट का ट्रांसफर बहुत स्लो हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर ही नहीं करती है। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? तो जब यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर ही नहीं करी, तो इससे क्या समझ आया मुझे कि भाई मैम बीच में अगर वैक्यूम है तो हीट को रोकने वाला कोई है ही नहीं, वैक्यूम मतलब कुछ भी ना होना, तो हीट फटाक से यहाँ से चली जाएगी। तो तुम ये समझो कि अगर वैक्यूम लगा के तुम पर कंबशन तो नहीं होगी। कंबशन का मतलब तो है आग के साथ, लपटों के साथ जलना, कंबशन नहीं हो रही। मतलब जलेगी पर तो अगर नहीं। मैं इस दीवार पे हीटर लगा दूं और इस दीवार की हीटर को बोलूं कि भाई ये वाली हीट दीवार हीट कर दी मैंने, तो बताओ वहां पे मुझ पे हीट पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? तो बीच में अगर क्योंकि हवा है, तो मैं अगर इस दीवार पे हीटर लगा दूं, इस दीवार पे हीटर लगा दूं, और मैं तुमसे पूछूं कि भाई T1 दीवार पे आपने T1 टेम्परेचर क्रिएट कर दिया और आपने इसको हीट दे दी, इस दीवार पे हीटर लगा रखा है, तो बताओ मैं यहाँ पे T2 पे खड़ी हुई हूँ, तो क्या मुझे गर्मी फील हो रही है क्या? तो मैं कह रही हूँ कि अगर यहाँ वैक्यूम है बीच में, तो जैसे ही इसको गर्मी दोगे तुरंत हीट मुझ तक पहुंचेगी, क्योंकि बीच में हीट को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर बीच में कौन है? अगर बीच में एयर है, तो हीट का बैड कंडक्टर होता है ये, हीट का बैड कंडक्टर होता है ये, समझ आ गई? बोलो। तो ये हीट को फ्लो करने नहीं देगा, तो नो फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा। आई बात समझ? बोलो, फंडा समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि भाई कितनी हीट ट्रांसफर होगी, अब तुम मुझे बताओ, अब तुम बताओ, ये क्यों हीट है, हीट कितनी जल्दी ट्रांसफर होगी मुझे बताओ। ये वाली दीवार का टेम्परेचर मान लो है 20 डिग्री और ये वाली दीवार का टेम्परेचर है 19 डिग्री, तो ज्यादा फर्क है क्या दोनों के टेम्परेचर के बीच में? नहीं। तो हीट का ट्रांसफर बहुत स्लोली होगा। पर मान लो यही वाली दीवार 200 डिग्री पे है और ये वाली दीवार 19 डिग्री पे, तो फिर ज्यादा टेम्परेचर है, तो जितना ज्यादा दो कोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हीट का ट्रांसफर उतनी जल्दी होगा कि नहीं होगा? बोलो, आई बात समझ? तो Q ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, कि जितना ज्यादा दोनों दीवारों के बीच में टेम्परेचर गैप रहेगा उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। डू यू अंडरस्टैंड? और अगर उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 एंड T2 का डिफरेंस। अच्छा सोचो, अगर मैं एक काम करती हूँ, मैं इस पूरी दीवार पे हीटर ना लगाने की बजाय एक छोटे से हिस्से पे हीटर लगा देती हूँ, सिर्फ ब्लू हिस्से पे हीटर है, बाकी सारे हिस्से पे, तो मुझे बताओ क्या इस दीवार से इस दीवार हीट ज्यादा जल्दी ट्रांसफर होगी, या पूरी दीवार पे हीटर लगा दूं तो एरिया जहां पे हीट ज्यादा बन रही है तो हीट जल्दी जल्दी ट्रांसफर होगी? तो क्या हीट क्यों कौन है? हीट जो ट्रांसफर हुई, हीट जो ट्रांसफर हुई, यस और नो? तो हीट जो ट्रांसफर हुई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज, दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझ आ रही है कि भाई कितनी बड़े एरिया पे तुम हीट दे रहे हो, भाई हीट दोगे तभी तो आगे चलेगी हीट, पर तुम छोटे से एरिया पे हीट दोगे और तुम वही बड़े एरिया पे हीट दोगे, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
अब सोचो अगर ये दीवारें पास पास होती तो यहाँ से हीट तुरंत पहुंच जाती, अगर ये दूरी कम होती तो दूरी कम तो हीट ट्रांसफर ज्यादा, है ना। एक्स कौन है? दूरी, दो बॉडीज के बीच की दूरी, ये गर्म टेम्परेचर ये लोअर टेम्परेचर। तो गर्म टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच की दूरी अगर ज्यादा है भाई, तो अगर एक्स ज्यादा नए बात समझ, तो हीट कम, तो क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन? इनवर्स प्रोपोर्शन। एक्स का कम तो हीट ट्रांसफर ज्यादा। नहीं ये बात समझ, तो मैं क्या समझा रही हूँ कि क्यू ज्यादा तो एक्स 1/x कम। समझ आई बात? सोच लो। सो दैट इज हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। आज क्या है? फ्राइडे या मंडे? मंडे, अच्छा ट्यूसडे। आज ट्यूसडे। समझ आ गई बात? समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ? तो अगर मैं इन तीनों फैक्टर्स को जोड़ दूं, अच्छा बताओ अगर मैं हीटर चलाए रखूं यहाँ पे 10 सेकंड के लिए, तो हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी कि मैं हीटर चलाए रखूं 1 घंटे के लिए, तो हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी। 1 घंटे। तो जितना टाइम ज्यादा, टी मतलब छोटा टी मतलब टाइम, और बड़ा टी मतलब टेम्परेचर। Heat ज्यादा। तो क्या मैं इन सभी फैक्टर्स को अगर एक साथ जोड़ दूं तो हमें पता चला कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर T1 माइनस T2, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कौन सा एरिया? जिस एरिया पे हीट दी जा रही है, और Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गर्म ऑब्जेक्ट और ठंडे ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। तो अगर दूरी कम है तो हीट ट्रांसफर जल्दी है। एंड व्हाट इज Q? Q इज द हीट ट्रैवल्ड, हीट ट्रांसफर। समझ आई? तो क्या मैं सबको अगर एक साथ जोड़ दूं तो क्या ये डायरेक्टली दिखेगा T1 माइनस T2 इंटू टाइम इंटू एरिया ओवर एक्स। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाऊंगी तो क्या लिखेगा? Q शैल बी इक्वल्स टू K टाइम्स सम कांस्टेंट T1 माइनस T2 टाइम्स टी ए ओवर एक्स। हाँ या ना? तो ये मेरा हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला बन के अल्फा मतलब के होता है। अल्फा नहीं, के मतलब कांस्टेंट है, अच्छा। प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। समझ आ गया? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। नहीं ये बात समझ, बोलो समझ आ गई? तो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या समझे आप? के का मतलब क्या समझे? तो लिखो जरा। तो फॉर्मूला क्या लिखा तुमने? ये क्वेश्चन आता है, लिखो जरा, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये डिफाइन करो। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो कैसे डिफाइन करोगे इसको मुझे बताओ? कि मैम Q बराबर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ए टेम्परेचर डिफरेंस है ना, टाइम ओवर एक्स। तो अगर x हो जाए 1 सेंटीमीटर, T1 माइनस T2 भी हो जाए 1, मतलब एक दीवार अगर 10 डिग्री पे है तो दूसरी दीवार 9 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितने डिग्री का है? 1 डिग्री। टाइम हो जाए 1 सेकेंड और एरिया हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि अगर दो दीवारें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दीवार, दो दीवारें है ना, एक का टेम्परेचर 10 डिग्री और एक का टेम्परेचर 9 डिग्री, और 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर दूर रखी हुई दीवारें, 1 सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर होती है उसको क्या बोलेंगे? तो सब कुछ जब 1 हो जाएगा भाई, ये भी 1 कर दिया आपने, ये भी 1 कर दिया, T1 माइनस T2, छोटा टी भी 1 कर दिया, x भी 1 कर दिया, तो Q बराबर K आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। तो K कौन है? हम तो कह रहे हैं K तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। K कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एग्जैक्टली क्या है? हीट ही तो है। कौन सी हीट? जो एक दीवार से दूसरी दीवार में जा रही है, और उन कब जा रही है? जब दोनों का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है ना, और 1 सेकंड में कितनी हीट जा रही है? अब तुम मुझे बताओ, अगर किसी के लिए, अगर किसी एक्सप्रेशन के लिए Q K की वैल्यू ज्यादा हो गई, K की वैल्यू ज्यादा हो गई, क्या समझे इस बात से? बोलो। अगर K की वैल्यू ज्यादा हो गई तो आप बोल रहे हो कि मैम हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है। हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है? कि वो अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है कि लोअर? अच्छा, एक जगह से दूसरी जगह तक हीट ज्यादा जा रही है, K ज्यादा जा रहा है, K मतलब हीट ज्यादा है। तो अगर Q ज्यादा जा रहा है, इससे क्या समझ आ रहा है मुझे बताओ? कि मैम हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है। नहीं यही बात समझ। और अगर हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है, इससे क्या समझ आ रहा है?
कि मैम जो भी मीडियम के थ्रू हीट जा रही है इधर से इधर, है ना, जो भी मीडियम के थ्रू हीट इधर से इधर जा रही है, तो क्या हो रहा है कि वो जो मीडियम बीच में फंसा वो अच्छा कंडक्टर है। सही है, तो मैं क्या समझू यहाँ से कि जिसका थर्मल कोएफिशिएंट ज्यादा वो अच्छा कंडक्टर, नहीं ये बात समझ, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कम वो खराब कंडक्टर, नहीं ये बात समझ, एक अच्छा कंडक्टर और एक खराब कंडक्टर। बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सही है, तो आप देखो आपकी बुक्स कैसे लिखती है। क्यू हमने क्या लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम इनटू एरिया ओवर एक्स लिखा। तो Q इक्वल्स टू K। अच्छा बताओ T1 माइनस T2 जो है ना, तो मैं यहाँ से क्या लिखूं, इतना समझ आया कि नहीं आया? तो मैं ऐसा करती हूँ, जो टाइम है ना, टाइम इसको नीचे ले आती हूँ, इसको नीचे ले आती हूँ, यहाँ इसको टाइम को नीचे ले आती हूँ, इसको नीचे ले आती हूँ, तो ये Q बाई टी बनेगा। तो ये कितना बनेगा, T1 माइनस T2 इंटू एरिया ओवर एक्स। आ तो सकता है बिल्कुल, मैं टाइम लाई क्यों निकालना चाहती हूँ, मैं निकालना चाहती हूँ कि पर सेकंड कितनी हीट निकल रही है। तो अपॉन टाइम का मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर्ड पर सेकंड, हीट ट्रांसफर्ड पर सेकंड। सही बात है, तो आपकी बुक्स इसको कैसे लिखती है, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी मतलब पर सेकंड कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी डी एक्स। बोलो समझ आया? तो एक्स को क्या लिख दिया, बहुत छोटा सा एक्स, कि भाई दो बॉडीज जिनके बीच में हीट ट्रांसफर हो रही है उनके बीच की दूरी क्या है, बहुत ही छोटा सा चिन्ना सा एक्स, और कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है डी टी, तो के ए डी टी बाई डी एक्स। बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये डी क्यू बाई डी टी है, तो डी क्यू बाई डी टी का क्या मतलब बना, हीट। समझ आया, समझ रही? और मुझे बताओ एनीथिंग अपॉन डिस्टेंस, तो टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस हो रहा है ये क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। और इसे क्या बोलते हैं बताओ, डी क्यू बाई डी टी, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसे बोला जाता है हीट करंट, हीट पर सेकेंड। तो हीट पर सेकेंड इज कॉल्ड हीट फ्लोन पर सेकेंड इज कॉल्ड, लिखो हीट फ्लोन पर सेकेंड को बोला जाता है हीट करंट। नहीं यही बात समझ, हीट फ्लोन पर सेकेंड को बोला जाता है हीट करंट। अंडरस्टूड और नॉट? बोलो पढ़ना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है जी। तो डी क्यू बाई डी टी का मतलब है हीट फ्लोन पर सेकेंड, के ए डी टी बाई डी एक्स। नहीं बात समझ, दैट इज हाउ यू कनेक्ट। ठीक है, चलो आगे। अब फॉर्मूला लिखो जरा। तो हीट करंट हुआ H डी क्यू बाई डी टी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट A डी टी बाई डी एक्स। समझ आया? और जब हीट फ्लो होती है तो मुझे बताओ टेम्परेचर घटता है कि बढ़ता है, एक जगह से दूसरी जगह घटता है, तो यहाँ पे ये जो डी टी बाई डी एक्स है ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर तो बॉडी का घटेगा ही ना। एक दीवार है, ये हाई टेम्परेचर 100 डिग्री पे थी, कुछ समय बाद जब इसने हीट ट्रांसफर कर दी एक दूसरी बॉडी को जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री था, तो इसका टेम्परेचर घट के 20 डिग्री आया, इसका टेम्परेचर घट के 80 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा बताओ? तो इसका टेम्परेचर जब घट के 80 डिग्री आएगा तो इससे क्या मुझे समझ आ रहा है बताओ, कि ये घट के 20 डिग्री हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब देखूंगी तो 80 माइनस 100 जब करूंगी तो नेगेटिव आंसर आएगा ना, -20। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, आगे कितना लगाना पड़ेगा? तो dt कौन है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। नहीं है बात समझ? तो चेंज इन टेम्परेचर जब नेगेटिव आएगा तो उसके आगे एक नेगेटिव साइन अपने आप लगा दूं कि नहीं लगा दूं? समझ आई? तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो सीधी बात है कि जिसका के ज्यादा, तुम तो सवाल इस पे बात करो कि जिसका के ज्यादा वो अच्छा कंडक्टर, जिसका के कम वो खराब कंडक्टर। समझ आ गई? तो सबसे खराब मटेरियल कौन हुआ, मरकरी। सबसे कम सॉलिड कंडक्टर या लिक्विड कंडक्टर कौन होता है, मरकरी। समझ आ गया? एयर में वैक्यूम, एयर का तो बहुत ही कम है, एयर का तो के इतना कम है 0.024, देख लो एयर का तो के बहुत ही कम है। और हाइड्रोजन का तो, एयर का सबसे कम है, हाइड्रोजन का फिर भी एयर से ज्यादा है। तो एयर सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर है, मतलब अगर एक दीवार से दूसरी दीवार में हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हो ना तुम, तो सिर्फ 0.024 जूल्स की हीट चलती है पर सेकेंड।
और वो भी कब, जब दोनों बॉडीज के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप हो, तब यहाँ से यहाँ सिर्फ इतनी सी हीट ट्रांसफर करेगी। नहीं, ये बात समझ। और जब इतनी सी हीट ट्रांसफर करेगी तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है, बोलो? आई बात समझ? पक्का? सोच लो, राइट? चाहे हीट कितनी भी ज्यादा हो, चाहे हीट कितनी भी ज्यादा हो, पर बीच में हवा आ गई ना, तो हवा उस जैसे हीट कि को हमने जाने आग देगी। लगाई यहाँ पे, हाँ, और अगर हम हाथ से ही करें यहाँ हाथ सेक रहे हैं तो कितना पास हाथ आग में घुसा देता है आदमी, तब जाके गर्मी फील होती है। दूर बैठ के सेकेंगे तो बहुत ही कम गर्मी आती है, तो हवा इधर उधर वेस्ट हो जाती है, हवा के अंदर वो आग वेस्ट हो जाती है। समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये कॉन्सेप्ट है। पर ज्यादा आग लगी हुई होती है तब तो हो जाती है। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि आपको हीट देनी पड़ती है ना उसको, बहुत ज्यादा। जैसे कि होली पे तो वो जलाते हैं वो, हाँ उसके तो कितना ही दूर खड़ा हो जाओ उसमें भी इतनी गर्मी। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा हीट है, हाँ तो उसी की तो बात कर रहा हूँ कि हीट ज्यादा होगी तो भी तो वो वो डिस्टेंस, अब ट्रांसफर भी मेरी ज्यादा ही बात होगी। सुनो, ये होली का जो है, हाँ बिल्कुल हीट भी ज्यादा, ऑब्वियसली बात, क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर वहां पे बहुत ज्यादा है, होलिका का टेम्परेचर बहुत हाई है। तो जितना हाई टेम्परेचर होगा, और तुम्हारा टेम्परेचर कितना है भाई, अगर इसका 1000 डिग्री सेल्सियस है और तुम्हारा 20 डिग्री है, तो यहाँ पे 980 डिग्री सेल्सियस का गैप आ गया ना। तो हमने यही तो पढ़ा कि हीट ट्रांसफर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, T1 माइनस T2 के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो सही। तो मतलब कि कि जितना 960 ट्रांसफर होगी, मतलब 900। हाँ, तो जितना गैप दो बॉडीज के बीच में ज्यादा है, हॉटर बॉडी और कोल्डर बॉडी के बीच में, उतना ज्यादा पर सेकंड हीट ट्रांसफर होगी। ये यही समझ जाओगे तो एग्जाम से पहले करने में तुमको आसानी रहेगी। इतनी बात समझ आ गई? अब एक क्वेश्चन जरूर 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 आता है, विच इज गोइंग टू बी योर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लिखो जरा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि अगर मान लो एक गर्म बॉडी को ठंडा करना है, ठीक है, क्या कहता है कि अगर मान लो एक गर्म बॉडी को ठंडा करना है, तो मान लो ये फ्रिज है तुम्हारा, तो फ्रिज का टेम्परेचर कैसा है? फ्रिज का टेम्परेचर तो 0 डिग्री माइनस में रहता है, और ये गर्म पानी का ग्लास है, तो ये रेड मैंने बना दिया क्योंकि चीज गर्म हो के लाल हो जाती है, तो इसका टेम्परेचर हाई है। तो ये TO क्या है? टेम्परेचर ऑफ, लिखते जाओ, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है? हॉट ऑब्जेक्ट। समझ आया? सही है। और ये क्या है इसकी, बाहर क्या है? सराउंडिंग्स। बाहर क्या है? सराउंडिंग्स। समझ आई बात? और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या है? TS। तो सराउंडिंग्स कैसी है? ठंडी, है ना? तो सराउंडिंग्स कहाँ है? लो टेम्परेचर पे। तो क्या मैं ये बोल दूं कि TS बहुत 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 कम है T ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो गर्म है। तो गर्म ऑब्जेक्ट है क्योंकि, और सराउंडिंग्स कैसी है? ठंडी। तो हीट ऑब्जेक्ट से सराउंडिंग्स की तरफ फ्लो करेगी, तो लिखते जाओ, हीट विल फ्लो फ्रॉम, हीट विल फ्लो फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू सराउंडिंग। सही बात है। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? ऑब्जेक्ट से सराउंडिंग्स की तरफ फ्लो करेगी। बोलो, समझ आ रही है बात? तो अगर हीट ऑब्जेक्ट से सराउंडिंग्स की तरफ फ्लो करेगी, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि मैम कितने समय में ठंडा हो जाएगा ऑब्जेक्ट का? कुछ टी टाइम लगेगा। तो कुछ टी समय में, कुछ टी टाइम में the object will, the object will do what? बताओ, in some t time the object will cool down। समझ आई बात? बोलो, ठीक है। तो कितना समय लगेगा हीट, मतलब कितना जल्दी हीट ट्रांसफर होगी, तुम मुझे बताओ। अगर मान लो सराउंडिंग्स है 0 डिग्री पे, है ना, और हमारा जो पानी है वो है 200 डिग्री पे या 100 डिग्री पे, मान लो फॉर दैट मैटर, तो टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग्स और ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, तो हीट जल्दी जल्दी ट्रांसफर होगी। लेकिन धीरे धीरे जब ये ठंडा हो जाएगा, आप देखो बहुत जब गुनगुना पानी हो जाता है ना, तो गुनगुना पानी बहुत देर तक गुनगुना रहता है ना। लेकिन जब पानी गर्म होता है, तो गुनगुना होने में उसको ज्यादा समय नहीं लगता, है ना। लेकिन गुनगुना पानी आधे घंटे में पानी गर्म से गुनगुना हो जाता है, लेकिन गुनगुना पानी 2 घंटे तक गुनगुना ही रहेगा हमको। लेकिन ऐसा नहीं कि उसका टेम्परेचर घट नहीं रहा, उसका टेम्परेचर गिर रहा है, पर क्योंकि अब सराउंडिंग्स का टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का लगभग लगभग सेम हो गया, तो पर सेकेंड हीट का ट्रांसफर भी स्लो हो गया, है ना। कि हीट पहले क्या थी, पहले टेम्परेचर 100 था तो बाहर 0 था, तो हर सेकंड ज्यादा 200 जूल से हीट ट्रांसफर हो रही थी। अब हीट देते देते ये भी अपना 1 डिग्री पे आ गया और ये 0 पे आ गया, तो अभी कितनी हीट देगा? तो इसको जमने में 1 से 0 आने पे इसको बड़ा समय लगेगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर बड़े स्लो रेट पे हो रहा है।
तुम समझ रहे हो? तो पहले ही शुरुआत में क्या था कि मैम पहले 100 डिग्री था, सराउंडिंग थी 0 पे। तो आपका ये जो बॉडी गर्म ऑब्जेक्ट था वो 200 जूल दे रहा था पर सेकंड। समझ आया? फिर 200 थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बॉडी का टेम्परेचर घट के कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। सराउंडिंग्स अभी भी 0 पे थी, क्योंकि फ्रिज क्या करता है, हीट लेता है बाहर फेंक देता है, हीट लेता है बाहर फेंक देता है। तो अब क्या होने लगा, 150 जूल पर सेकंड से बॉडी हीट ट्रांसफर करने लगी बाहर की तरफ। फिर ग्लास ठंडा हो गया, अब 50 डिग्री पे आ गया ग्लास, लेकिन सराउंडिंग्स अभी भी 0 डिग्री पे थी। तो अब ये हीट ट्रांसफर कर रहा है 100 जूल्स पर सेकंड की स्पीड से। बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब ये ग्लास आपका 20 डिग्री पे आ गया तो सराउंडिंग्स तो अभी भी 0 डिग्री पे है। अब हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, 20 जूल पर सेकंड पे हो रहा है। तो जब ये ग्लास 1 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, सराउंडिंग तो अभी भी 0 डिग्री पे है, तो हीट ट्रांसफर 0.5 जूल पर सेकंड से हो रहा है। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या 1 डिग्री को 0 डिग्री आने पे समय ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हीट ही पर सेकंड कम जा रही है। 0.5 जूल क्या होता है, कुछ भी नहीं। ये बात समझ। तो सवाल ये कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है वैसे वैसे, तो डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पर सेकेंड, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पर सेकेंड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स माइनस टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के डिफरेंस के बराबर। कि जितना ज्यादा देखो, विद टाइम क्या हो रहा है मुझे बताओ, विद टाइम सराउंडिंग्स और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घट रहा है कि नहीं घट रहा? पहले ये सराउंडिंग थी मेरी और ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट तो ठंडा होता जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग्स का गैप था 100 डिग्री का, फिर ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का गैप हुआ 80 डिग्री का, फिर ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का गैप हुआ 50 डिग्री, फिर ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का गैप हुआ 20 डिग्री, फिर ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का गैप हुआ 1 डिग्री। तो जो बीच में टेम्परेचर डिफरेंस घट रहा है, तो क्या कांस्टेंट है मुझे बताओ, सराउंडिंग्स तो कांस्टेंट है ना, पर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घट रहा है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए टी ऑब्जेक्ट माइनस टी सराउंडिंग, और टी सराउंडिंग तो कांस्टेंट है, सही बात है। सो टी सराउंडिंग तो कांस्टेंट है, क्या बदल रहा है, टी। तो मैं इसको टी लिख देती हूँ, पर तुमको समझ आना चाहिए कि टी मतलब कौन, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये बदल रहा है क्योंकि लगातार ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है। तो दिस इज अ वेरिएबल बिकॉज ऑब्जेक्ट इज गेटिंग कूल डाउन। समझ आ रही है, ऑब्जेक्ट इज गेटिंग कूल्ड डाउन विद टाइम। नहीं बात समझ, बोलो समझ आया? और हीट किसके बराबर होती है, हीट हमने पढ़ा है mc डेल्टा टी होती है। बोलो, हीट तो mc डेल्टा टी पढ़ी है हम लोगों ने, सही बात है। तो m कौन है, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास, क्योंकि हीट कौन लूज कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, गरम गरम तो ऑब्जेक्ट ही ना। c कौन है, ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है जो उस ऑब्जेक्ट में चेंज आ रहा है टेम्परेचर पे। बताओ कि विद टाइम ऑब्जेक्ट का डेल्टा टी हुआ 20 डिग्री, विद टाइम ऑब्जेक्ट का डेल्टा टी हुआ 30 डिग्री। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो यहां से मैं क्या लिखूं बताओ, यहां से मैं क्या लिखूं, तो हमने क्यू को ये लिखा, तो डी क्यू बाई डी टी क्या आएगा, तो मुझे बताओ। मैं बेसिकली इसी को लिख रही हूँ, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती, बोलो एम सी तो कांस्टेंट है ना, ऑब्जेक्ट का मास बदल रहा ना ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट बदल रही, तो ये क्या आएगा, डेल्टा टी बाय डी टी। तो क्या ये कंडीशन 1 आई, ये न्यूटन्स लॉ कहता है मेरा। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, बोलो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर का गैप जितना ज्यादा है, उतना ज्यादा हीट पर सेकंड ट्रांसफर होता है। पर हीट तो mc डेल्टा टी होता है, तो एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी कौन है, जो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। पहले ऑब्जेक्ट 100 डिग्री पे था, ठंडा हो गया ऑब्जेक्ट 80 डिग्री में आ गया, और ये टेम्परेचर चेंज ये अलग है। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये है सराउंडिंग्स और ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस, ये है ऑब्जेक्ट के ही दो अलग अलग टेम्परेचर का डिफरेंस। नहीं, ये बात समझ। तो यहाँ पे ये जो गैप निकल के आएगा 80 और 100 का, तो मैंने क्या करा, ये कंडीशन 2 है, तो क्या मैं डी क्यू बाई डी टी को यहाँ नहीं बदल सकती, तो एम सी डी टी बाई डी टी। देखो कैपिटल टी कौन है, टेम्परेचर, और छोटा टी क्या है, टाइम। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी एस है। और मुझे बताओ टी एस तो कांस्टेंट है, टी एस तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साइन को हटा के मैं क्या लिख दूं, सो एक कोई कांस्टेंट के लगा दूं, टी माइनस टी एस। बोलो, और क्या ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर विद टाइम घट रहा है, तो डी टी मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डी टी कौन है, चेंज इन, व्हाट इज इट, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो ठंडा हो रहा है, बोलो ऑब्जेक्ट तो ठंडा हो रहा है ना, सही है।
तो यहाँ में माइनस लगा देना चाहिए। क्यों लगा देना चाहिए? क्योंकि मुझे dt को पॉजिटिव करना है। हीट लॉस्ट शुड बी इक्वल्स टू हीट गेन। नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल करने पड़ेंगे ना। तो अब इससे क्या समझ आया? इससे समझ आया, इससे मुझे समझ आया कि मैम माइनस एम सी डी टी बाई डी टी शुड बी इक्वल्स टू टी माइनस टी सराउंडिंग। तो अब मैंने क्या करना है? मुझे टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर चाहिए, तो डी टी बाई टी माइनस टी एस शुड बी इक्वल्स टू, समझ आया? शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट के था तो ये बनेगा के डी टी और नीचे आ जाएगा एम सी माइनस के एम सी। तो एम सी को उठा के नीचे ले आई और टेम्परेचर को टेम्परेचर के नीचे ले आई और इंटीग्रेट कर देती हूँ दोनों तरफ। कितने समय में ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है? तो मैंने कहा पता नहीं, कुछ टी टाइम में ठंडा हो रहा होगा। समझ आया? तो आप मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट जो है ना टेम्परेचर, बोलो समझ आई इतनी बात मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता तो याद कर लो। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो यहाँ से मुझे क्या समझ आया? log ऑफ 1/y का t log y। माइनस टी एस, बिल्कुल। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/log t। और माइनस के कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 dt। और 1 क्या है? t की पावर 0 ओवर द लिमिट 0 से t। तो ये बनेगा log ऑफ t ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस t ऑफ सराउंडिंग्स शैल बी माइनस k ओवर mc। और ये बनेगा t की पावर 0 + 1 अपॉन 0 प्लस। समझ आई बात? हाँ या ना? फंडा क्लियर हुआ? तो इससे मुझे क्या समझ आएगा कि माइनस के बाई एम सी इंटू टी प्लस सी, सम कांस्टेंट सी, और मेरे पास बन गया लॉग। ये किस बात को बता रहा है? कि कोई अगर गर्म पानी का ग्लास तुमने फ्रिज में रखा तो ऐसा नहीं कि वो प्रोपोर्शनली ठंडा हो रहा है, उसका टेम्परेचर ऐसे नहीं घटता। उसका टेम्परेचर कैसे घटता है? शुरुआत में जल्दी घटता है, फिर जब घट जाता है तो फिर धीरे धीरे घटता है, फिर बहुत समय तक कांस्टेंट रहता है, लगता ही नहीं कि घट रहा है पर वो एक्चुअली घट रहा है। इट इज गोइंग क्लोजर टू द जीरो टेम्परेचर। समझ आया? तो घटाव जो आता है बॉडी का टेम्परेचर में वो इतना आता है। तो यहाँ क्या बन गया? टाइम। यहाँ क्या बन गया? टाइम एक्स एक्सिस पे, बोलो समझ आई? और यहाँ क्या बन गया? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है बॉडी का? गर्म ग्लास का, पानी के ग्लास का टेम्परेचर शुरुआत में ज्यादा होता है, फिर वो घटता है। तो ऐसे एकदम से नहीं घटता। वो कैसे घटता है? वो एक्सपोनेंशियली घटता है। एक्सपोनेंशियली मतलब पर सेकंड पहले शुरुआत में ज्यादा घटा, क्योंकि पहले उसका टेम्परेचर ज्यादा था, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम था, तो हीट ट्रांसफर जल्दी जल्दी हो रहा था, तो वो टेम्परेचर ठंडा ठंडा जल्दी जल्दी हो रहा था। लेकिन जब वो गुनगुना सा हो गया, लो टेम्परेचर आ गया, फिर उसमें घटाव स्लोली आने लगा। समझ में आई बात मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये जो ग्राफ इन्होंने बना दिया ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा लिखा है, ये इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की डेरिवेशन। और यहाँ कुछ नहीं है तो बेस क्या है? हमने लॉगरिथम पढ़ा है, यहाँ बेस ई है। तो ये पूरा जो भी चीज हमने लिखा, सही है, माइनस के टी बाई एम सी। तो इन्होंने बताया के टी बाई एम सी, छोटे के टी बाई एम सी को ना बड़ा के मान लिया, तो छोटा के बाई एम सी को इसने बड़ा के मान लिया। तो ये क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है ऐसे, ये लिख रहा है इसको ऐसे, कह रहा है जी लॉग ऑफ टी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टी ऑफ सराउंडिंग्स टू द बेस ई इज इक्वल टू बड़ा के टी प्लस सी। तो यहाँ ई की पावर ये पूरा ब्रैकेट कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, तो टी माइनस टी एस शैल बी ई की पावर माइनस के टी प्लस सी। तो t इक्वल्स टू व्हाट? e की पावर माइनस के टी प्लस सी प्लस टी ऑफ सराउंडिंग। कि भाई t कौन है? ये t कौन है? ये है टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t। समझ आया? एट एनी टाइम t। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं, सोच लो फंडा क्लियर है या नहीं। लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं? फंडा समझ आया? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम क्या निकाल सकते हैं? जैसे मान लो तुमने मुझे बोला कि मैम बताओ एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पे बताओ एक गर्म ग्लास दूध का ग्लास था जो 100 डिग्री पे था शुरुआत में है, अब मैं कह रही हूँ बताओ मैम 5 सेकंड बाद बताओ उसका टेम्परेचर कितना रहेगा। और सराउंडिंग्स हमारी मैम फ्रिज में रखा था 0 डिग्री का टेम्परेचर था। तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे तो टी टेम्परेचर निकालोगे, ई की पावर माइनस के टी कितना डाल दोगे? 5 प्लस कोई सी कांस्टेंट रहेगा, और एक्चुअली सी कुछ नहीं है, ओरिजिनल टेम्परेचर होता है। तो ये ओरिजिनल टेम्परेचर है टी नॉट, तो टी नॉट है 100 डिग्री है ना, प्लस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना? 0 डिग्री। तो टी निकल के आएगा ई की पावर माइनस 5K प्लस 100 डिग्री प्लस 0 डिग्री। तो तुमको एट एनी टेम्परेचर टी पे तुमको टाइम पे ये पता चल जाएगा कि गर्म पानी का ग्लास का अब टेम्परेचर कितना है।
5 सेकंड। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक्चुअली गर्मी के बारे में बताता है कि पर सेकंड कितनी हीट ट्रांसफर हो गई। समझ आई बात में क्या बोल रही हूँ? बोलो, इज दिस कॉन्सेप्ट? तो इसे बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। समझ आया? कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो। ये डेरिवेशन आती है, ये डेरिवेशन डेफिनेटली आती है और इसका एक क्वेश्चन भी आता है। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? बताओ, ठीक है? कोई दिक्कत तो बोलो, ठीक है जी। तो आपको ये चीज आनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कल की क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब तुम देखो, जैसे तुम्हारे पास ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं? देखो, क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं कि थर्मल लॉ ऑफ कंडक्टिविटी अपने को समझ आया ना कि भाई जिसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जिसका ज्यादा, वो अच्छा कंडक्टर। अब सवाल देखो क्या कहता है। सवाल कहता है कि जो कबूतर है, पिजन, सर्दियों में वो अपने फर फुला लेता है। तो ऐसा क्यों कर लेता है? तो कबूतर जब अपने फर फुला लेता है तो क्या करता है? हवा भर जाती है उसके अंदर। अब हवा का तो के बहुत कम होता है। तो जैसे मान लो ये कबूतर है ना, ये गंदा सा कबूतर है, ये जो भी कबूतर है, समझ गए? ये इसके फर है। तो इसके अंदर जो मसल्स होती हैं, उस मसल्स में कुछ हीट बनती है, पर ये अपने फर फुला के क्या करता है? अपने फरों में एयर भर लेता है। अब जब अपने फरों में एयर भर लेगा तो क्या होगा? एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों है? तो तुमको लिखना क्या है कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों खराब है मैम? क्योंकि उसका के खराब है, के कम है। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या कम है? सर्दियों में रहना। हाँ, अगर सर्दी में सरवाइव करना है तो अपने फर फुला के रखना पड़ेंगे। तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? ताकि कम फिर है। उसका भी टेम्परेचर कम हो जाए और उसका जो हीट जा रही है वो बाहर भी नहीं। बिल्कुल, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है, मतलब वो खराब कंडक्टर है हवा। तो जो उसके अंदर की हीट है वो बाहर निकलना भी चाहेगी तो पर सेकंड हीट ट्रांसफर स्लो होएगा ना, क्योंकि के क्या है? पर सेकंड कितनी हीट ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए पिजन को क्या करना चाहिए? अपने फर को फुलाकर नहीं रखना चाहिए। समझ आ गई? और देखो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा? एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा इस प्रकार से, एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा इस प्रकार से, कहेगा जी कि मान लो जो आइस है, तुमने कभी देखा है आइस जैसे सर्दियों में, गर्मियों में बर्फ जमाना पड़ता है। तो बर्फ को जब जमाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक जमी जमाई बर्फ को एक भगोने में या किसी घड़े में डाला, तो वो एक्चुअली उस घड़े के चारों तरफ क्या करते हैं? भूसा भर देते हैं। भूसा भर देते हैं, है ना? नमक से क्या होता है? नमक भर देते हैं। तो ये क्या है? नमक के बीच में हवा रहती है, भूसे के बीच में हवा रहती है। तो वो हवा क्या करती है? बाहर, अब बाहर एक डब्बा रखा, उस डब्बे में बहुत सारा भूसा भरा, भूसे को बोलते हैं सॉडस्ट। तो भूसा तुमने देखा है जब घिसाई करते हैं जमीन की तो उस पर फैला देते हैं भूसा। जब कभी कभी नया नया घर बनता है, फर्श पड़ता है, तो फर्श की घिसाई होती है। तो फर्श की घिसाई होने के बाद उसपे भूसा डालते हैं कि नहीं डालते, कि जिससे कि चिकना हो जाए फर्श। तो वो सॉडस्ट को बोलते हैं हिंदी में भूसा। तो वो जो भूसा डालते हैं ना, उसमें क्या होता है कि बाहर गर्मी है, बाहर गर्मी है, बोलो, है ना? तो गर्मी अगर ये भूसा ना डाले तो गर्मी सीधा अंदर घुसे और बर्फ, या जो बर्फ पड़ी है उसको पिघला दे, या आइस पड़ी है, बोलो। पर भूसा क्या करता है? भूसे में क्या भर जाती है? हवा। और हवा भर जाती है तो भूसा क्या करता है? हवा को, हीट को ट्रांसफर अंदर की तरफ होने नहीं देता। तो बर्फ बहुत लंबे समय तक जमी रहती है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो सॉ डस्ट है, सॉ डस्ट हैज एयर ट्रैप्ड इन इट। समझ आया? सॉ डस्ट हैज एयर ट्रैप्ड इन इट। और एयर का के कम होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। क्योंकि एयर का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, तो इससे मुझे क्या समझ आता है? बताओ, बताओ। क्योंकि एयर का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है, तो इससे मुझे क्या समझ आता है? टेल मी, बोलो। कि भाई हीट ट्रांसफर स्लो होएगा, और हीट ट्रांसफर स्लो होएगा तो आइस सॉलिड थी और सॉलिड ही जमी रहेगी। समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? अब देखो, एस्किमोस क्या करते हैं? एस्किमोस घर बनाते हैं। तो अंदर एस्किमो यहाँ रह रहा है, पिजन यहाँ पे जो आपका पेंगुइन है वो यहाँ रह रहा है, मान लो यहाँ पे कोई एस्किमो रह रहा है, लेकिन ऊपर ये बर्फ की लेयर होती है और दूसरी बर्फ की लेयर के बीच में हवा भर देते हैं। इस तरह से बनाते हैं ईंटें रख रखा के कि भाई यहाँ पे भी, यहाँ पे एयर भर जाती है। तो क्या होता है? बाहर की गर्मी है, बाहर की हीट है, तो वो हीट अगर अंदर आएगी भी तो यहाँ बीच में क्या ट्रैप्ड है?
हियर फिर भी जैसे कि अगर हमारे सामने बड़ी आइस की मतलब वो सिली रखी है करेक्ट। तो उससे तो वो आती रहती है ठंड, और वो इतनी ठंड में भी बर्फ का ही बना के उसमें ही रहते हैं। वो ऑप्शन कुछ नहीं है ना उनके पास। बाहर एक तो इतनी देखो, बाहर बाहर हीट तो बहुत ही कम है ना, बाहर तो वैसे भी कोल्ड टेम्परेचर है। भाई आप कहाँ की बात कर रहे हो? आप उस एरिया की बात कर रहे हो, पोल्स पे रह रहे हो आप अर्थ के, तो वहां पे तो हर वक्त बर्फ जमी हुई है क्योंकि वहां का टेम्परेचर ठंडा है। अब क्योंकि वहां का टेम्परेचर ठंडा है तो बाहर जो हीट है वो थोड़ी बहुत हीट है। अब वो हीट जो है कि वो भी ना हमारी बर्फ को पिघला दे, अंदर वाली बर्फ को, कि भाई बाहर तो बर्फ पड़ रही है कभी पिघल रही है, बाहर वाली लेयर से मुझे क्या लेना देना है मुझे बताओ। मेरे को तो यहाँ रहना है ना अंदर एस्किमो के, तो मुझे क्या चाहिए कि अंदर वाली जो बर्फ की लेयर है ना, ये अंदर वाली लेयर ये ना पिघले, ये इनर लेयर है। नहीं यही बात समझ। और ये पिघल गई तो और कोई सो रहा है और उसके और ऊपर ये आउटर ठंडा लेयर है। ठंडा पानी गिर जाएगा। हाँ तो वो तो होता ही है, बिल्कुल वो होता भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पॉइंट इज कि अंदर वाली लेयर ना पिघले, उसके लिए हमने क्या प्रोविजन करा है कि यहाँ पे दो लेयर्स के बीच में हवा भर दी। समझ आई? इनको बनाया ही इस तरह से जाता है कि इनके बीच में हवा रहे। और क्या इसमें हवा कैसे डालेंगे? हवा डालने की जरूरत ही नहीं। जब बनाते हैं जैसे मान लो एक 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 बर्फ की गोला बनाया, अब यहाँ ईंटें फिक्स कर दी थोड़ी सी, और फिर बीच में फिर बर्फ लगा दी, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे कोई मटेरियल ऐसा भर दो जो इंसुलेटर है, जैसे यहाँ पे तुम थर्मोकॉल भर दो, तो थर्मोकॉल क्या करता है, हीट को ट्रांसफर होने नहीं देता। अब फ्रिज होता है, फ्रिज को भी खोल के देखना, फ्रिज के अंदर क्या है, ये तुम्हारा फ्रिज है ना? तो असली में ये दूसरे लेयर के बीच में यहाँ थर्मोकॉल ही तो होता है। तो अंदर बाहर की जो गर्मी है वो अंदर आ ही नहीं पाती, तभी तो तुम्हारा फ्रिज अंदर की तरफ इतना ठंडा रहता है। और यहाँ पे फैन लगा होता है फ्रिज के अंदर, देखा होगा तुम लोगों ने। वो फैन क्या करता है कि अंदर की जो भी हीट निकालता है फ्रिज, वो इस फैन के थ्रू बाहर फेंकता है। तो कई बार तुम देखो जब भी तुम्हारा फैन फ्रिज का बंद हो जाएगा तो तुम्हारा फ्रिज गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि अंदर की गर्मी बाहर तो कोई फेंके, और वहां पे हाथ रखते हैं तो गर्मी भी आती गर्मी भी आती है। तो ये जो थर्मोकॉल की लेयर यहाँ बीच में डालते हैं हम, वो असली में क्या करती है भाई, असली में तुम्हारा फ्रिज है क्या, एक टीन का डब्बा, अंदर एक प्लास्टिक, बीच में थर्मोकॉल। ऐसी एसी में होता है। तो ये जो थर्मोकॉल है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट का क्या मतलब है? अब तुम देखो मैंने अपने कमरों में ये थर्मोकॉल क्यों लगाया, क्योंकि मेरा जो रूम है ये सन फेसिंग है। सन फेसिंग से क्या समझ आता है कि सारी धूप अंदर आती है, तो मैंने यहाँ थर्मोकॉल लगा दिया। तो वो बैड कंडक्टर है, तो पर सेकंड वो हीट अंदर आने को रोकता है ना, और ठंड को भी रोकता है। ठंड को भी रोकता है। अब दिक्कत ये है कि ठंडे वाले दिन में मैंने ये लगा रखा है, तो यहाँ की जो गर्मी अंदर आनी चाहिए थी वो मैंने आने नहीं दी, हाँ तो वही कह रहा हूँ कि हटा ये दो। हटा देना चाहिए था। समझ आई ना क्या बोल, ये कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ? तो ये आपको समझ आना चाहिए। अच्छा ये बोलते हैं कि न्यू क्विल्ट इज मच वार्मर, a new quilt is much warmer than the old quilt। पुरानी क्विल्ट से अच्छी है। पुरानी क्विल्ट कैसी हो जाती है, दब जाती है। न्यू क्विल्ट जब तुम भरवाते हो तो वो कॉटन को फुला फुला के भरता है। तो कॉटन जब फूली हुई होती है तो न्यू कॉटन कैसी होती है, न्यू कॉटन हैज लॉट ऑफ एयर स्पेसेस इन इट। सही बात है, लॉट ऑफ एयर स्पेसेस इन इट। और अगर बहुत सारी एयर स्पेसेस होंगी तो क्या होगा, तुम लोग मुझे बताओ, बोलो। बहुत सारी एयर स्पेस होने का क्या मतलब है, बोलो। देखिए नहीं रहा। अब बोलो, नहीं दिख रहा? लॉट ऑफ एयर स्पेस होने का क्या मतलब है बताओ। आपने बोला था कि छुट्टी कर दोगे। बोलो तो सही, तुमको मेरी बात का जवाब दो पहले तो, क्या? कि भाई लॉट ऑफ एयर स्पेस का मतलब क्या है? कि उसमें ज्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी। हीट ट्रैप हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एयर कौन है, एयर का के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है बताओ, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। तो ज्यादा है तो अच्छा कंडक्टर होना चाहिए ना हीट का। नहीं कम। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कम है, एयर का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कम है। और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कम होने से क्या होगा कि एयर एक बैड कंडक्टर है। तो अब तुम देखो, ये लेटे हुए तुम, ये लेटे हुए तुम, समझ आई? राइट। और इसके तो अंदर होंगी। और इसके ऊपर ये डाल दी मैंने रजाई, तो तुम इसमें मुड़ोगे तोड़ोगे तो भी क्या होगा, तुम्हारे फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट जो है वो इस क्विल्ट के बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि क्या है, ये क्विल्ट मोटी है और इस क्विल्ट में क्या भरी पड़ी है, कॉटन। कॉटन। और कॉटन में क्या है बीच में, एयर स्पेसेस। तो एयर स्पेस में जो तुम्हारी अंदर की हीट है, बॉडी की गर्मी, वो बाहर निकलना भी चाहेगी तो निकल नहीं पाएगी। नहीं ये बात समझ, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट।
डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो इस कारण से आपको वार्म फील होता है। तो वो कह रहा है कि पुरानी रजाइयां मम्मियां बदलवा के नई क्यों भरवाती है? क्योंकि जो ऊन भरते हैं ना, जो रुई भरने वाला है वो क्या करता है, उसको फुला फुला के भरता है। समझ आया? वो कैसे भरता है मुझे बताओ जरा, कैसे भरता है? बोलो। हाँ, मारता रहता है, लेकिन वो इसको जब भरता है तो भरते समय कैसे भरता है? ऐसे ऐसे छीन छीन के। कॉटन है ना, कॉटन को कभी फुला लेना, ऐसे तोड़ लेना, तो वो फूल सी जाती है ना, जरा सी कॉटन फूल के बड़ी सी हो जाएगी, तो उसमें हवा भरती है ना तुमने। नहीं बात समझ। तो ये कॉन्सेप्ट है, आएगी पक्का, सोच लो। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसने बोला कि एक रेफ्रिजरेटर इज प्रोवाइडेड विद द इंसुलेटेड वॉल्स। क्या मतलब? वही मैं तुमको बता रही थी, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, थर्मोकॉल भर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसे लिखाएगा? अ रेफ्रिजरेटर is provided with what? With insulated walls. तो क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर की जो ठंडक है वो ठंडक बनी रहे और बाहर की हीट अंदर जा नहीं पाए। समझ आ गई? फिर देखो, फिर इसमें बोल रहे हैं कि जी विंटर्स में, क्या बोल रहा है? विंटर्स में एक दरवाजा है ना, तो दरवाजे का ये क्या है? हैंडल। ये लैच होता है दरवाजे का। तो दरवाजे का ये जो हैंडल हमारे पास होता है, कह रहे हैंडल ठंडा होता है और लकड़ी का दरवाजा इतना ठंडा नहीं होता। तो क्योंकि लकड़ी तो वुड है और ये मेटल का लैच होता है, ये मेटल का लैच होता है ना। तो जो मेटल का लैच होता है वो क्या करता है मुझे बताओ? उसके अंदर कोई स्पेस ही नहीं होती है। जो मेटल का लैच है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। आप कैसे लिखोगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट को लिखने का तरीका क्या है बताओ? कि मैम इसका के ज्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है ना, तो के ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगा। और जो वुड है वो क्या करेगा? वुड का के कम है। तो अगर हीट लेना और हीट देना वुड के लिए दोनों ही मुश्किल है, बताओ। तो मान लो बाहर का टेम्परेचर कैसा है? बाहर का टेम्परेचर तो ठंडक में बहुत कम है, विंटर्स में तो बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है। तो वुड से हीट ट्रांसफर बाहर में कम होगी और लैच से हीट ट्रांसफर जल्दी हो जाएगी। तो लैच ठंडा हो जाता है क्योंकि लैच का टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाता है। यस और नो? लैच का टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है। और वुड का टेम्परेचर गिर नहीं पाता क्योंकि वुड की हीट निकल के बाहर सराउंडिंग्स में जाना वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वुड का टेम्परेचर मान लो हाई था, सही बात है, और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम था। तो हीट को तो ट्रैवल करना ही है ना हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो अगर हीट को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर करना है, पर वुड का तो के कम है, और वुड का के कम होने का मतलब क्या समझे? बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वुड का कम है, वो बैड कंडक्टर है, तो वो पर सेकंड ज्यादा हीट नहीं देगा, कम देगा। नहीं आई बात समझ? आई बात समझ? ये कॉन्सेप्ट, आगे बात समझ? ठीक है, तो अब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, राइट? तो इतना ही है ये चैप्टर।